अन्नदाता अन्नदाता नीत तुम्हारा अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना, मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने, आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं राधा ठाकुर आप सभी दर्शकों का अन्नदाता के इस कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वे श्रम का देवता है, अन्नदाता है, उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसान भाइयों की प्रगति के लिए हम खेतीबाड़ी से जुड़ी बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। कृषि वानिकी पद्धति से किसानों को होगा फायदा। पशु के लिए हरे चारे वाली फसलों की खेती। फसलों के साथ साथ क्षेत्रीय पेड़ों को लगाना काफी फायदे का सौदा है। इस विधि से खेती करने को कृषि वानिकी कहा जाता है और इस दिशा में राज्य व केंद्र की सरकार किसानों को काफी बढ़ावा दे रही है। अगर आप भी खाली पड़ी जमीन और खेत की मेड़ों पर वानिकी वृक्षों को लगाना चाहते हैं तो कौन से वृक्षों का चयन करें और इनकी देखभाल कैसे करें, इस बारे में बता रहे हैं जिला रांची के डॉक्टर AK चक्रवर्ती। कृषि वानिकी को सफल बनाने के लिए ध्यान रखना आवश्यक है कि जलवायु और भूमि के अनुसार पेड़ पौधों और फसलों का चयन किया जाए। पेड़ पौधे और फसल भी एक दूसरे के अनुपूरक हों, जिससे उन्हें एक साथ उगाने पर अधिक उत्पादन मिल सके। पेड़ों और फसलों के बीच पोषक तत्वों, वायु और सौर ऊर्जा के लिए एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा कम करने के नजरिए से समय समय पर पेड़ पौधों को काटते छाटते रहना चाहिए।
इन सब के लिए किसानों को मिट्टी, जलवायु, जल और वृक्ष संबंधी जानकारी होना जरूरी है। इन सभी प्रणालियों का उद्देश्य जमीन का समुचित उपयोग और प्रबंधन है। इन पद्धतियों से फलदार वृक्ष, चारा, खाद्यान्न फसलें और ईंधन की प्राप्ति के साथ साथ विभिन्न सब्जियां और इमारती लकड़ी भी प्राप्त होती है। कृषि वानिकी के लिए वृक्षों का चुनाव। इस कार्य को करते समय ध्यान रखना चाहिए कि पेड़ तेज गति से वृद्धि करने वाला हो, पेड़ की जड़ें गहराई तक जाने वाली हो, पेड़ में फल के साथ साथ हरा चारा देने की क्षमता हो तो अधिक बेहतर रहता है। पेड़ का मुख्य तना सीधा और गोल तथा कम शाखाओं वाला होना चाहिए। पेड़ में वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिर करने की क्षमता भी हो तो और अच्छा है। पेड़ इमारती लकड़ी एवं ईंधन प्रदान करने वाला होना चाहिए। इन बातों को ध्यान में रखकर आम किसान कृषि वानिकी से भरपूर लाभ उठा सकते हैं। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और जल्द ही लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी है खेतीबाड़ी से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। तो चलिए अब रुख करते हैं पालन से जुड़े किसानों के सामने पशुओं के आहार के लिए आमतौर पर हरे चारे की कमी बनी रहती है। ऐसे में अगर किसान अपने खेत के हिस्से में हरे चारे वाली फसलों की खेती करें तो पशुओं के लिए हरा चारा उपलब्ध करा सकते हैं। तो चलिए चारे वाली फसलों की खेती के बारे में जानते हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर जिला भागलपुर के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर संजीव कुमार गुप्ता से। किसान भाइयों, जैसा कि हम जानते हैं पशुपालन भी एक कृषि के साथ साथ बहुत बड़ा दूसरा व्यवसाय है। इसमें भारत वर्ष के जितने भी राज्य हैं, अधिकांश राज्यों की अर्थव्यवस्था इन पर डिपेंड होती है। जहाँ तक
पशु पोषण की बात है, पशु पोषण वो तभी संभव होगा जब हरा चारा उसको पर्याप्त मात्रा में संतुलित रूप में उसको मिलता रहेगा। पशुपालन व्यवसाय की सफलता मुख्यतः हरे चारे पर निर्भर करती है। पशुधन के लिए उपयोगी एवं आवश्यक पोषक तत्वों की पूर्ति के लिए हरा चारा एकमात्र सस्ता स्रोत है। अगर हरे चारे वाली फसलों की खेती के लिए भूमि की बात करें तो इनकी खेती लगभग सभी प्रकार की भूमियों में संभव है, परंतु अच्छे जल निकासी वाले दोमट, बुलाई दोमट भूमि तथा हल्की काली मिट्टी इसकी खेती के लिए सर्वोत्तम रहती है। सफल खेती के लिए भूमि का पीएच मान 6.5 से 7.5 तक उपयुक्त होता है। जहाँ तक खेती की तैयारी की बात है तो इसके लिए खेत की तैयारी खेत की एक जुताई मिट्टी पलटने वाली हल से तथा 1 से 2 जुताइयाँ देसी हल या कल्टीवेटर से करें और जुताई के बाद खेत में पाटा लगाकर मिट्टी मुलायम और भुरभुरी कर लेनी चाहिए। तो आज हम इसी के परिदृश्य में हम ये बताना चाहेंगे कि जून माह जो चल रहा है, आगे जुलाई का महीना आएगा, तो इसकी कुछ ऐसी बहुवर्षीय चारा फसलें हैं, चारा घासें हैं, जैसे शंकर नेपियर है, त्रिशंकर घास है, त्रिशंकर घास के साथ स्टाइलो ग्रास है, पारा ग्रास है। ये कुछ ऐसी बहुवर्षीय चारा घासें हैं जिनका अगर हम सीजनली चारा फसलें, जैसे मुख्य रूप से खरीफ सीजन में है, जैसे सुड़ान है, मीठी सुड़ान है, रसीला है, कुछ ऐसे प्रभेद हैं जो ज्वार के अच्छे प्रभेद हैं। दूसरा बोडा है, कोहिनूर है और यूपी 5286 है, कुछ और इसके अलावा बुंदेल लोबिया 1, 2, 3 इस तरह के IGFRI झांसी जो हमारा भारतीय चारागाह अनुसंधान केंद्र है, वहां से कुछ ऐसी विकसित प्रभेद हैं जिनका हम खरीफ मौसम में हम चयन करके, और ये जो बहुवर्षीय चारा घासें हैं उनके साथ मिला करके, या तो हम उनके साथ पट्टियों में 3 से 4 मीटर की दूरी पर एक बेड बना देते हैं, 1 से 1.25 मीटर का चौड़ा और 1 फीट ऊंचाई का बेड बना करके, अथवा हमारे पास कितना रिसोर्सेज है, अगर ज्यादा बड़ा एरिया है तो हम उसी तरह हम उस दूरी को बढ़ा भी सकते हैं। मक्का खास तौर पर कई तरह की मिट्टी में हो सकता है। मक्का की मुख्य किस्में अफ्रीकन टॉल, विजय कंपोजिट, मोती कंपोजिट, गंगा 5 और जवाहर हैं। इस फसल के लिए प्रति हेक्टेयर 40 से 45 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती है। नेपियर घास, शंकर नेपियर घास एक सदाबहार चारे वाली घास है जिसमें नेपियर घास के मुकाबले ज्यादा पौधे और पत्ते होते हैं। इस फसल में कच्चा प्रोटीन 8 से 10% होता है। शंकर नेपियर घास की मुख्य किस्में IGFRI 5, NB 21, NB 37, IGFRI 7 और 10 हैं। CO2 और CO3 उच्च गुणवत्ता वाली किस्में हैं और सालों तक उगाए जाने के लिए अनुकूल हैं। आमतौर पर 1 हेक्टेयर जमीन में 40,000 से 45,000 सिलिपस लगाने की जरूरत होती है। गिनी घास, ये घास 5 मीटर की लंबाई तक बढ़ता है। ये घास स्वादिष्ट सदाबहार घास होता है। इस घास की मुख्य किस्में हमाल, PPG 14, माकुनी और रिवर्स डेल है। इस घास को सभी प्रकार की मिट्टी जिसमें पानी निकासी की अच्छी व्यवस्था हो उनमें उगाया जा सकता है। तो इस प्रकार दोनों बेड के बीच में जो ये खाली जगह पड़ा हुआ है, इसमें हम देखते हैं अगर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से लगभग 40 किलोग्राम जो चारे वाली मक्का है, चाहे वो अफ्रीकन टाल है या और जवाहर है, विजय कंपोजिट है, और 25 से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर हम लाइन में सोइंग इसका करके और हम ले सकते हैं। इसी प्रकार जो बोडा प्रजाति है जिसको हम लोबी या काओपी कहते हैं, उसका भी हम 30 से 35 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से, और उसकी भी हम 25 से 30 सेंटीमीटर के अंतराल पर उसको पंक्तियों में उसकी बुवाई कर सकते हैं। और जो मंडवा की जो खरीफ में है उसका हम नर्सरी से के माध्यम से या ब्रॉडकास्टिंग के माध्यम से सिचुएशन के हिसाब से हम उसका सिलेक्शन करके और उसका उत्पादन आसानी से ले सकते हैं। भरपूर चारा पैदावार के लिए खाद एवं उर्वरकों की संतुलित मात्रा का उपयोग करना आवश्यक होता है। पोषक तत्वों की सही मात्रा का निर्धारण मृदा परीक्षण के आधार पर हो सकता है। खेत की अंतिम जुताई के समय 8 से 10 टन प्रति हेक्टेयर की दर से गोबर खाद खेत में मिला देना चाहिए। पौधों की उचित बढ़वार के लिए 80 किलोग्राम नत्रजन, 40 किलोग्राम
फास्फोरस एवं 25 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर की दर से देना चाहिए। नाइट्रोजन की आधी मात्रा बुवाई के समय तथा शेष मात्रा 2 भागों में बांटकर बुवाई की 30 से 35 दिन बाद एवं प्रथम कटाई के तुरंत बाद देना चाहिए। खरपतवार नियंत्रण की बात है। जनरली चारे की फसल में कोई भी खरपतवार नियंत्रण रासायनिक तौर पर नहीं किया जा सकता और प्रारंभिक स्थिति में जो हमारा 1 महीने से पहले की स्थिति में जो सामान्य हमारे सीजनली खरपतवार होते हैं उनको एक बार निरकोनी करके हम खरपतवारों को सहजता से निकाल देते हैं। तो सिंचाई की बात है, देखिए जो बहुवर्षीय चारा घासें हैं, हम जानते हैं मानसून अब बिल्कुल दरवाजे पर खड़ा है। कहीं 15 जून से, कहीं 18 जून से, कहीं 20 जून से दस्तक अपने दे रहा है। उचित मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में नमी है तो शुरुआत में अंकुरण होने तक कोई सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन साथ ही जब हमारा 25 से 30 दिन का हमारा फसल हो जाता है तो उसमें एक हम सिंचाई कर देते हैं। और अगर बारिश लगातार उसमें होता रहता है मानसून के चलते हुए तो जनरली 2 से 3 सिंचाई में हमारा जितना भी चारे की फसलें हैं वो मौसमी चारा की फसलें वो तैयार हो जाती हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पूरे साल भर में जो बहुवर्षीय चारा घासें हैं उससे 5 से 6 कटिंग जनरली आमतौर पर सभी चारा घासों से ली जा सकती हैं। आगे और भी है खेतीबाड़ी से जुड़ी बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए और जल्द ही हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। अश्वगंधा की खेती किसानों के लिए वरदान साबित हो सकती है। आमतौर पर आयुर्वेद में अश्वगंधा का प्रयोग कई दवाओं को बनाने में किया जाता है, जिसके चलते बाजार में इसकी मांग बनी रहती है। अगर आप भी अश्वगंधा की खेती करना चाहते हैं तो किन किन बातों पर ध्यान दें, इस बारे में बता रहे हैं बिरसा कृषि विश्वविद्यालय रांची के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर कौशल कुमार। मेरे प्यारे किसान भाइयों, जैसा कि आपको पता है कि ये मौसम अभी मानसून का चलने वाला है और इसमें आपको मैं आज अश्वगंधा के बारे में, अश्वगंधा की खेती के बारे में अवगत करा रहा हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि अश्वगंधा एक बहुत ही ज़्यादा और अच्छा व्यावसायिक महत्व का औषधीय क्रॉप है और इसमें अश्वगंधा की जो जड़ होते हैं वो अनेकानेक उत्पाद बनाने के लिए काफी उपयोगी है। अश्वगंधा एक बहुवर्षीय पौधा है। सभी जड़ी बूटियों में सबसे अधिक प्रसिद्ध अश्वगंधा ही है। अगर लाइफस्टाइल डिजीज की बात करें तो तनाव और चिंता को दूर करने में अश्वगंधा को सबसे फायदेमंद माना जाता है। अश्वगंधा के कई तरह के इस्तेमाल के कारण इसकी मांग हमेशा बनी रहती है। अश्वगंधा की खेती कर किसान धान, गेहूं और मक्का की खेती के मुकाबले 50% तक अधिक मुनाफा कमा सकते हैं। तो इसकी कैसे खेती की जाए और किस प्रकार से आप आमदनी इससे व्यावसायिक खेती का लाभ ले सके, तो इसके लिए मैं प्रारंभ करता हूं कि जो वैरायटी आप अश्वगंधा की अभी रिलीज की गई है सरकारी संस्थानों के द्वारा, उसमें से सीमेप का, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एरोमेटिक प्लांट लखनऊ का सीमेप का पोषिता काफ़ी अच्छा उसका रिजल्ट है। उसके बाद रक्षिता भी है, आप अपनी सुविधा के अनुसार उसको चयन कर सकते हैं। इसकी उन्नत किस्मों में जवाहर अश्वगंधा 20, WS10 और WS134 का भी प्रयोग कर सकते हैं। वहीं इन किस्मों से लगभग 6 से 8 कुंतल प्रति हेक्टेयर जड़ों का उत्पादन होता है।
नर्सरी के लिए प्रति हेक्टेयर 5 किलोग्राम और छिड़काव के लिए प्रति हेक्टेयर 10 से 15 किलो बीज की जरूरत पड़ती है। इसकी खेती के लिए दोमट जो मिट्टी है वो आवश्यक होती है, जिसके पीएच कम से कम 7.5 से ज़्यादा थोड़ा हो तब भी आपके काम का होगा। और इस प्रकार से आपको 5 से 12 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर इसके लिए कम से कम इसके बीज की आवश्यकता होती है। अश्वगंधा की खेती करने से पहले इसके खेत को अच्छी तरह से तैयार कर लेना चाहिए। इसके लिए सबसे पहले खेत की गहरी जुताई कर ले। पहली जुताई के बाद 15 से 18 गाड़ी पुराने गोबर की खाद को प्रति हेक्टेयर के हिसाब से मिला दे। इसके बाद खेत की 2 से 3 तिरछी जुताई करे। वही भुरभुरी मिट्टी में पाटा लगाकर खेत को समतल कर ले। इसके बाद रोपाई के लिए खेत में 20 सेंटीमीटर की दूरी रखते हुए कतारों को तैयार कर ले। अब ये क्या है कि बरसात में इसको आप लगा सकते हैं, अगस्त सितंबर में तक में भी आप इसकी खेती प्रारंभ कर सकते हैं। और इसके लिए भी आपको बेड बनाने की ज़रूरत है। और बेड में आपकी जब सीडलिंग 35 से 40 दिन के बीच जब ये तैयार हो जाता है सीडलिंग, तो उसका आप ट्रांसप्लांटेशन करेंगे। अब जो पौधे कितने आवश्यक होंगे आप इसके लिए, तो यह उसकी जो दूरी है उस पर निर्भर करता है। साधारणतया 50 से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर इसे आप लगा सकते हैं। कहीं कहीं पर 60 और 30, कहीं कहीं पर 60 और 40, इस प्रकार से स्पेसिंग जो सेंटीमीटर की है वो दर्शाया गया है। अश्वगंधा की खेती के लिए सबसे पहले नर्सरी तैयार करते हैं। इसके बाद खेत में उठी हुई क्यारियां बना लेते हैं। इसके बाद बीज को कतार बनाकर बुआई करें। वही बुआई के लगभग 15 दिनों बाद अंकुरण निकलने शुरू हो जाते हैं। अश्वगंधा की अच्छी फसल के लिए समय समय पर खरपतवार नियंत्रण करें ताकि जड़ों की अच्छी बढ़त हो सके। इसके लिए बिजाई के 25 से 30 दिन बाद खुरपे से तथा 45 से 50 दिन बाद कसौले से गुड़ाई करें। मैं फिर से बता दूं कि इसमें किसी भी प्रकार का अगर आप वैसे कीटनाशक या वैसे कोई खरपतवार नाशी केमिकल का प्रयोग करते हैं तो जो ऑर्गेनिक या जैविक खेती की परिकल्पना को आघात भी पहुंचता है। दूसरी बात है जो इसके जड़ हैं, जड़ को आप इसकी हार्वेस्टिंग मई के महीने में आप कर सकते हैं और उस समय तक ये फसल मैच्योर हो जाता है। और इसकी जड़ को पहले निकालने के बाद ज़मीन से पूरी तरह से आपको साफ करना होता है ताकि मिट्टी के कोई भी अंश या कोई बाह्य अवयव के कण इसमें ना हो। तो इसका आप खासा ख्याल रखें। फिर इसके बाद इसे जड़ को सुखा लेना चाहिए। यह आपके लिए एक बहुत ही उत्तम कोटि का फसल है और अश्वगंधा से जितने उत्पाद बनते हैं और अश्वगंधा के साथ बहुत सारे प्रोडक्ट इस समय मार्केट में आए हैं जो शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए काफ़ी कारगर हैं। और अश्वगंधा की जो फसल है वो काफ़ी बहुत ही अच्छा किसानों के लिए लाभदायक है। इसका मूल्य हर समय मिलता है और इसका तो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मार्केट भी है। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज किसान का सवाल और उसका जवाब इस प्रकार से है। आज की अन्नदाता हेल्पलाइन में हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है गांव दगराहा, जिला पूर्वी चंपारण के नरोत्तम राम ने। आपने अमरूद के बाग को उकठा रोग से बचाने के उपायों के बारे में जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। जो किसान भाई अगर अमरूद की खेती कर रहे हैं उसमें इस समय देखेंगे कि उकठा बीमारी का आक्रमण होता है। इसमें शाखाएं ऊपर से सूखनी शुरू हो जाती है और पूरी सूख जाती है। बाद में पूरा पौधा सूख जाता है। यह रोग वर्षा ऋतु में सबसे अधिक देखा जाता है। उकठा रोग उन क्षेत्रों में भी अधिक होता है जहां जल भराव की समस्या लंबे समय तक बनी रहती है। उकठा बेसिकली हम लोग देखते हैं कि 2 तरह से होता है। एक उकठा बीमारी होता है जीवाणु से और दूसरा होता है फफूंद से। तो जीवाणु जनित जो उकठा बीमारी है इसमें क्या होगा
कि पौधा जो है वो धीरे धीरे हम लोग देखते हैं कि सूख करके मर जाता है। सामान्यतः अमरूद का जो पौधा है वो हम लोग गुटी बना के एयर लेयरिंग करके लगाते हैं और बीजू वाला पौधा में लगाते हैं। तो बीजू वाला जो ग्राफ्टेड पौधा है उसमें उकठा बीमारी एटलीस्ट 25 साल के बाद ही लगभग आता है और ग्राफ्टेड पौधा में 12 साल के बाद आता है। पौधों में रोग लगने पर इसका कोई निदान नहीं है, लेकिन ट्राइकोडर्मा विरिडी को गोबर की खाद के साथ मिलाकर खेतों और पेड़ों की जड़ों में प्रयोग करने से इसका प्रकोप कम किया जा सकता है। आमतौर पर ट्राइकोडर्मा विरिडी की 5 किलोग्राम मात्रा को 40 से 50 किलोग्राम गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट के साथ मिलाकर उसमें हल्का पानी सींचकर प्लास्टिक की बोरी से 10 से 15 घंटे तक ढक देते हैं और उसके बाद थैलों और पौधों की जड़ों के पास इस मिश्रण को डालते हैं। इस रोग से बचाव के लिए अमरूद की उकठा रोग रोधी किस्मों का चयन करें। यह रोग मिट्टी जनित है, इसलिए पौधा रोपाई के पूर्व मिट्टी को फॉर्मेलिन दवा से निर्जीवीकृत करना चाहिए। अमरूद के बागों में अधिक समय तक पानी का जमाव नहीं होने दें। बरसात के मौसम में पौधों के तनों के पास मिट्टी अवश्य चढ़ा दें। साथ ही मिट्टी जांच के आधार पर संतुलित मात्रा में उर्वरकों का प्रयोग करें। तो उकठा बीमारी से नियंत्रण हेतु अगर किसान बंधु अगर चाहते हैं तो बीज वाले पौधे जो ग्राफ्टेड पौधे हैं उसका अमरूद का लगाना चाहिए और जहां लगाते हैं वहां पर ट्राइकोडर्मा विरिडी या हर्जियानम अगर व्यवहार करते हैं तो सबसे पहले वहां कंपोस्ट खाद की तैयारी कर लें। अगर बढ़िया से कंपोस्ट खाद बन गया उसमें ट्राइकोडर्मा विरिडी या हर्जियानम मिलाएं और उसके बाद अगर अमरूद का पौधा लगाते हैं तो वहाँ पर जो है उनका विल्टिंग जो है उकठा बीमारी का समस्या वो कम आता है। और कोशिश करना चाहिए कि किसान बंधु को कि जब भी अगर उकठा की बात करें तो वो उस समय अपना जो खेत है उसमें किसी प्रकार का जो है वो पानी जमा नहीं होना चाहिए। दलहनी वंश का या जो फसल है उसको नहीं लेना चाहिए। और उसके बाद जो अमरूद का पौधा है उसको अगर मान लीजिए कि वो उकठा बीमारी से ग्रसित हो गया है तो उसको निकाल करके फिर से वहाँ पर हम लोग मिट्टी उपचार करके नए पौधे लगा सकते हैं। तो इस तरह अगर किसान बंधु चाहें तो वो उकठा बीमारी का प्रबंधन करके अपनी फसल को बचा सकते हैं। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatabihar@nw18.com। इसके अलावा आप हमें निशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180088922163 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।